हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आपसे बातचीत करने से पता चला कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसके आज भी आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं, हम एक एक करके सारे मेथड्स को कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स के साथ फिर से सीखेंगे। और आज मैं इस वीडियो में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड्स लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह चैप्टर। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को कंसीडर किया गया है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। इंडिया में इसका एस्टिमेशन जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ के द्वारा किया जाता है। इसके मेजरमेंट के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। यहां एक चीज स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लेना चाहिए कि 3 डिफरेंट मेथड से जो हम मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम का, उसका वैल्यू जो है वो हमेशा सेम ही होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू आर यूज्ड टू मेजर द सेम फिजिकल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी एट 3 डिफरेंट फेजेस। इसलिए इसका वैल्यू जो है वो क्या होता है, हमेशा सेम ही आता है। अलग अलग फेजेस हैं जहां पे हम लोग कभी इनकम मेथड से, कभी एक्सपेंडिचर मेथड से, तो कभी वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इनकम मेथड का। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, national income is estimated in terms of factor income. फैक्टर इनकम क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स की इनकम क्या क्या होते हैं? दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द ओनर हाउस होल्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? दैट इज लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम टू द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हमेशा नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। That period of time is called accounting year. उसका कैलकुलेशन अकाउंटिंग ईयर में हम करते हैं। This method is also called distributed share method. याद रखना है ये आपको। और फैक्टर पेमेंट मेथड, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं, इसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है। अब इसके आगे हमको समझना है कि इनकम मेथड के जो फैक्टर इनकम होते हैं उनके कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, जिसकी चर्चा भी मैंने यहां पे किया हुआ है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, अब इसी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, पहला पॉइंट क्या आएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आते हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है वेजेज एंड सैलरी इन कैश। वेजेज एंड सैलरी in cash includes all monetary benefits like bonus, commission, salary, wages, etc. यह रिवार्ड होता है जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है उसके सर्विस कंट्रीब्यूशन के एवज में। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। It includes all non-monetary benefits. For example, free medical, rent-free home, free educational facilities, etc. ये जितने फ्री फैसिलिटीज, फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं, उनके इंप्यूटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस टू सोशल सिक्योरिटी।
एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को नहीं करते हैं। यहां ध्यान देना होगा, आप इसका एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे जो एम्प्लॉय होते हैं उनका प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होता है। जब हम नेशनल इनकम में उसका वैल्यू शामिल करते हैं तो केवल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को ही हम लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है इन देयर सैलरीज, सैलरी में उसको ऑलरेडी लिया हुआ है। अगर फिर से उसको टोटल वैल्यू ऑफ पीएफ ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी। यानी इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है क्या? इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशंस टू सोशल सिक्योरिटी। जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसको इसमें से लिया जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस, सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस is a calculated figure of rent and royalty, interest and profit. Rent and royalty. Rent is that part of national income which arises from ownership of land and building. Royalty. Royalty refers to income received from granting leasing rights. इसको इन शॉर्ट हम समझेंगे कि लैंड को यूज हम दो तरह से करते हैं। एक, लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उसको रेंट पर देना और इनकम अर्न करना, और दूसरा लैंड के नीचे से, यानी अगर माइंस वगैरह इस तरह के एसेट्स हमको मिल जाते हैं तो हम गवर्नमेंट को उसको हैंड ओवर करते हैं और उसके बदले में हमको क्या मिलता है? रॉयल्टी मिलती है। यानी लैंड जो है वो दो प्रकार से कमाता है, एक ऊपर कंस्ट्रक्शन करके और एक नीचे नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू ए प्रोडक्शन यूनिट। आसान है समझना। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू द एंटरप्रेन्योर for his contributions to the production of goods and services. Profit is a easy word, सभी को पता है, लेकिन profit is divided into three part. Profit जो है, जो हम earn करते हैं उसका division होता है। It is a calculated figure of three. क्या क्या होता है वह? पहला, corporate tax. Corporate tax refers to tax on profit. It is also called business tax and profit tax. And second one is dividend. Dividend is that part of profit which is distributed among the shareholders. Therefore, it is also called distributed profit. And third one is retained earning. Retained earning refers to that part of profit which kept a reserve for unexpected incidents or business expansion. Therefore, it is also called undistributed profit. फिर से रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट तीन पार्ट होते हैं प्रॉफिट के। पहला पार्ट क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स को हम बिजनेस टैक्स और प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है टैक्स ऑन प्रॉफिट। दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। और तीसरा पार्ट क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। यह क्या होता है? यह वह पार्ट होता है जो हम रिजर्व रखते हैं फॉर अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। दैट मींस इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्रॉफिट इज ए कैलकुलेटेड फिगर ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, retained earning. Now students, third components of factor income, that is mixed income. Mixed income refers to the income of the self-employed. Income of the self-employed persons using their own labor, own land, own capital and entrepreneurship in their household
enterprises. Students, these incomes are mixture of rent, interest, profit and wages. Therefore, it is called mixed income. Okay students, अब हम एक न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड। क्या निकालना है हमको? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या लिखते हैं हम लोग? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकालना है हमको, यानी जीएनपी एमपी, ये कैलकुलेट करना है हमको। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड्स हैं उनको हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डोमेस्टिक इनकम मिलता है। हमें क्या मिलता है? डोमेस्टिक इनकम। क्या करने से? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड NDPFC। ये हमें मिलता है क्या करने से? COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इनको ऐड करने से हमको मिलता है। तो हम देखते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, गिवन इंफॉर्मेशन में हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आप देखते हैं 450 रुपीज गिवन है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस स्टूडेंट्स यहां नहीं गिवन है, लेकिन उसके कंटेंट जो होते हैं हमें पता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस इज ए कैलकुलेटेड फिगर ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो देखते हैं इसमें से क्या गिवन है। हमको इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है। इंटरेस्ट कितना है? 90 रुपीज, 90 रुपीज ले लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट्स भी गिवन है हमारे पास, कितना है? 210 रुपीज, 210 रुपीज ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है, नहीं इसको नहीं लेना है क्योंकि हमने प्रॉफिट ले लिया है और कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको सीखना है कि जब जो बड़ा कॉन्सेप्ट दिया रहता है उसको हम जब लेते हैं तो उसके अदर्स कंटेंट्स को नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट लिया हुआ था इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स को हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है? रेंट गिवन है। रेंट कितना गिवन है? 100 रुपीज, तो इस 100 रुपीज को भी हम ले लेंगे। उसके बाद मिक्स्ड इनकम वगैरह इसमें नहीं गिवन है स्टूडेंट्स, तो हम उनको नहीं लेंगे। तब हमारे पास डोमेस्टिक इनकम कितना है? 450 प्लस 90 प्लस 210 प्लस 100 रुपीज, ये हो जाता है 850 रुपीज, 850 ये निकलता है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या निकालना है? GNPMP। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? इस वैल्यू को लेंगे NDPFC, ये ले लिया। NDPFC में अगर NFIA ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? ये बन जाएगा NNPFC। इसमें NFIA करके NFIA ऐड कर लिए तो ये D क्या हो जाएगा? नेशनल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ग्रॉस के लिए हमें लेना होता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। देखते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तो इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट को ले लेंगे और उसके बाद एमपी, ये एफसी वैल्यू को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनआईटी लेना पड़ता है। तो फिर एनआईटी को यहाँ पे हम लोग लिख कर रखते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है। एनडीपीएफसी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने निकाल चुके हैं हम लोग, ये कितना है? 850 रुपीज। एनएफआईए यहाँ पे देखते हैं। एनएफआईए स्टूडेंट्स यहाँ एनएफआईए नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे गिवन है फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर्स इनकम्स टू अब्रॉड। हमें पता है एनएफआईए इज इक्वल टू होता है द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर्स इनकम पेड टू अब्रॉड, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है तो हमको एनएफआईए, हम एनएफआईए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी 20 माइनस, क्योंकि डिफरेंस होता है फैक्टर्स इनकम टू अब्रॉड 40, और इसको यहां पे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस डीसी डेप्रिसिएशन कॉस्ट। इन प्लेस ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। सेकंड नेम है डेप्रिसिएशन कॉस्ट का, सेकंड नेम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वो गिवन है, वैल्यू कितना है? 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 20 को ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? एनआईटी स्टूडेंट्स यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज गिवन है। और हम जानते हैं कि एनआईटी इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। उसी तरह से ले लेंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है? 55
55 और सब्सिडीज कितना है 25 माइनस 25, ये कर लेंगे। अब फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद 850 यहां पे प्लस माइनस 20 माइनस 40 है तो माइनस 20 आएगा, प्लस माइनस 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 20 प्लस 20 और 55 माइनस 25 इक्वल टू 30 प्लस 30, 20 कट करते हैं तो 880, ये हमारा निकला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो स्टूडेंट इस तरह से हम प्रिकॉशंस लेके सारे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखकर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड्स। नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। These following precautions are to be considered while estimating the national income. The first one is transfer income. Transfer income are not included in the national income. नहीं शामिल किया जाता है। क्यों नहीं शामिल किया जाता है? ट्रांसफर इनकम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं होता है। Second one is income from sale of second hand goods will not be included in the national income. Second hand goods नहीं इंक्लूड किया जाता है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है इन द प्रीवियस नेशनल इनकम। हाँ, लेकिन इनके एवज में जो कमीशंस मिलते हैं एजेंट्स को वो शामिल होता है। एंड थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये क्या होता है? यह सिर्फ ऑनरशिप चेंज होता है, कोई नया करंट फ्लो इन द इनकम नहीं होता है, इसलिए यह नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। And fourth one is imputed value of services provided by owners of production units will be included. For example, own occupied house, उसका रेंट का imputed value नेशनल इनकम में शामिल होगा। सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हम सेल्फ कंजम्पशन करते हैं, उसका वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट वन, पेमेंट आउट ऑफ past savings are not be included in the national income. Past savings है, अब प्रीवियस में यह क्या होगा? इंक्लूड हुआ होगा। इस तरह के प्रिकॉशंस हैं स्टूडेंट्स जो हमें लेने होते हैं while estimating the national income. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं समझता हूं कि ये नोट्स के द्वारा और एक एग्जाम्पल के थ्रू जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब आप इस मेथड्स को समझ चुके होंगे। मैं अपने अगले वीडियो में नेशनल इनकम का जो नेक्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड के साथ आपके सामने पुनः आऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए। गुड बाय।